भी हमारे स्टूडेंट 29 फरवरी को 12th बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देना है तो इस वीडियो को देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी के 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, एक लिस्ट मैंने बनाई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है और वैसे क्वेश्चन इसमें नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इस लिस्ट में रखा है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन देखिए कितनी बार, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, यानी कि ज्यादातर हम 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में देखिए ये सारे क्वेश्चन कितनी बार आए हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक जो ट्रेंडिंग में है, उन्हीं सारी क्वेश्चंस को मैं इस क्लास में लेकर आया हूं विथ आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने से पहले इस वीडियो को देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न। बस इतना प्रश्न पढ़ लो और उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया जो हर साल आते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम परियोजना जो हमारे चैप्टर 4 से शायद चैप्टर 5 से है। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार। तो मानव जीनोम परियोजना क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में आ चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 23 में आ गया तो क्या 24 में भी आएगा? देखो भैया, यूपी में अलग अलग सेट होते हैं, 7 सेट में आपका एग्जाम होता है। किसी एक सेट में आया होगा, हो सकता है आपके सेट में अब की बार आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होता है। चलिए इसको देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, मानव जीनोम परियोजना है क्या? बायोलॉजी में ज्यादातर आपको समझना होता है, याद करने वाली चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है, सवाल तो होता नहीं कि लगाना पड़ेगा। देखो, मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मतलब मानव जीनोम परियोजना एक ऐसा व्यापक योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित जितने भी जीन हैं उनकी हम पहचान करते हैं। देखो, जीन जो होता है वो हमारे अंदर लक्षणों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो मानव जीनोम परियोजना एक बहुत ही व्यापक परियोजना है जिससे हम सभी जीनों की पहचान करते हैं। देखो, मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है, मतलब 3 × 10⁹ क्षार युग्म, यानी कि बहुत हो गए। ठीक है, तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 अमेरिकी का खर्च आता है। सोचो, 3 × 10⁹ क्षार युग्म है। अगर आप लोग गुणा करेंगे तो 10⁹ का मतलब 10 के बाद 9 जीरो। ठीक है, फिर उसका 3 से गुणा करो, कितना ज्यादा आएगा। और प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 अमेरिकी लगते हैं। सोचो कितना रुपया लगेगा। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आएगा। अगर पूरी योजना हम करें तो लगभग $9 मिलियन का खर्च आएगा। सोचो, $1 में जो है वो 80-82 रुपए होते हैं हमारे इंडिया की दृष्टि से, और $9 मिलियन है यानी कि $90 लाख। ठीक है, सॉरी, $9 मिलियन, हाँ $90 लाख। ठीक है, तो इतना खर्च आएगा। ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं, इस योजना को पूरा होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। ये जो परियोजना है, ठीक है, अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं, तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर के आंकड़े के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकीय साधनों की आवश्यकता होगी। अतः इस बृहद स्तर के कारण यह परियोजना महापरियोजना कहलाती है। देखो भैया, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको जो भी टिप्पणी लिखना है लाइन बाय लाइन समझना होगा ताकि एग्जाम में जाकर हम लिख दें, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या दिया है वो आप भी नहीं समझ पाएंगे जल्दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मानव जीनोम परियोजना जो है ये बहुत ही व्यापक परियोजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित जितने भी जीन हैं सबकी हम पहचान करते हैं। ठीक है, बाकी टिप्पणी लिखना मैंने आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर में आता है जो मैंने क्वेश्चन बताया, मानव जीनोम परियोजना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है।
अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। मतलब अवशेषी अंग क्या होता है? अवशेषी का मतलब जो शेष बचे हुए हैं, जिनका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो वो होते हैं अवशेषी अंग। जैसे देखो यहां पे मैं बताऊं, ये आपके चैप्टर जो विकास चैप्टर है, ठीक है, जैव विकास, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो देखो अवशेषी अंग क्या है? वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गए, यानी कि गायब हो गए, और केवल अवशेष के रूप में बचे हैं, वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अंग जो हमारे पूर्वज जो थे, ठीक है, दादा बाबा, उनके पिताजी, उनके पापा, ठीक है, वो जो थे उनके अंदर मतलब क्रियाशील थे, वो काम कर रहे थे, लेकिन उनका उपयोग ना होने के कारण वो धीरे धीरे गायब हो गए, तो ऐसे और केवल अवशेष के रूप में हमारे अंदर बचे हैं, तो ऐसे अंग को ही हम अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में एक मैं बताता हूं, कृमि रूप परिशेषिका, ठीक है, परिशेषिका, ये इसका एक एग्जाम्पल है किसका? अवशेषी अंग का, ठीक है। उसके बाद में पूंछ कशेरुका, ठीक है, आदि, ठीक। तो ये इसके एग्जाम्पल है, कृमि रूप परिशेष का जो अपेंडिक्स होता है, और पूंछ कशेरुका, ठीक है। जैसे पहले क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज से बहुत पहले की बात है, 1000-2000 साल पहले की, तो ऐसा माना जाता है कि उनमें पूंछ भी पाया जाता था, जो अब शायद हमारे अंदर नहीं है, ठीक है, और होता भी तो लोग हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि पूंछ कशेरुका भी हमारे अंदर पाई जाती है, जो पहले हमारे पूर्वजों में थी, लेकिन अब उसका यूज नहीं किया गया, धीरे धीरे वो गायब हो गया, ठीक है, हम लोगों के अंदर नहीं है, ठीक। तो ये आपका होगा अवशेषी अंग, वो सिर्फ अवशेष के रूप में बचे हैं, मतलब बहुत छोटा सा कुछ होगा। तो ऐसे पहले जब थे पूर्वजों में तो ऐसा था, क्योंकि गोरिल्ला, ऐसा कहा जाता है कि उससे हमारी उत्पत्ति, गोरिल्ला जो है वो भी हमारे पूर्वज थे, तो उसमें पूछ पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसमें जैव विकास चैप्टर में माना गया है। तो ये अवशेषी अंग होंगे जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, उनमें थे, और धीरे धीरे उसका यूज हमने नहीं किया, वो धीरे धीरे गायब हो गए, तो इसी को हम अवशेषी अंग कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ अवशेष के रूप में ही हमारे अंदर बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी चैप्टर से है, जो 3 नंबर में आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारे जैव विकास चैप्टर का ही क्वेश्चन है। मतलब डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। डार्विन जी ने एक प्राकृतिक वर्णवाद दिया था, चयनवाद जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर डार्विन के प्राकृतिक चयनवाद आए या फिर डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद आए, तो आपको एक ही चीज लिखना है जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए आपको लिखना क्या है, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि चयनवाद क्या है। देखो, जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चरणवाद प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। हर एक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, ठीक है। मतलब पिताजी से पुत्र, पुत्र के पुत्र, उनके भी पुत्र, ठीक है। तो ऐसे उनमें क्षमता पाई जाती है। इनमें से अधिकांशतः जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। जैसे जैसे बच्चे पैदा होंगे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। जमीन तो उतना ही रहेगा, तो जनसंख्या को कंट्रोल करना। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी भैया, पहले किसी के पास ज्यादा संपत्ति थी, उनके 2-3 बच्चे हुए, संपत्ति कम हुई, फिर उनके बच्चे हुए, फिर संपत्ति कम हुई। तो ऐसे होता क्या है कि इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति, एक ही जाति में या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, भैया ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो ऐसा मतलब जो हमारे नॉर्मल लाइफ में हो रहा है वही इसमें लिखा है। मतलब धीरे धीरे सबके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। इसमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। जितने बच्चे पैदा होंगे धीरे धीरे उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे, और आगे चलकर जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति, मतलब हो सकता है कि एक ही घर में झगड़ा लड़ाई हो, या फिर अलग अलग घरों से हो, या अलग अलग गांवों से हो, संपत्ति के कारण या किसी भी चीज के लिए, तो संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है। यह संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है, सबको आवश्यकता के लिए। मतलब पैसा, भाई पैसा होगा तभी, जब तक है आपके पास पैसा लोग पूछेंगे भाई है तू कैसा, ठीक है।
क्योंकि पैसे के लिए जमीन भी पैसे से ही मिलता है, ठीक है। तो संघर्ष में वे जीव, देखिए ये संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है, अपनी अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए ये झगड़ा लड़ाई होता है, ठीक है। संघर्ष में वे जीव ही जीतते हैं जिसमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इस लड़ाई में वही जीव जीतेंगे जिसमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाएंगी। मैं लड़ाई जो है, यहां पे लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन मैं एज अ कंपैरिजन बता रहा हूं, ठीक है। वही लोग जीतेंगे, जैसे हमारे यहां मतलब किसी से भी लड़ाई होता है तो वही लोग जीतते हैं जिनके यहां आदमियों की संख्या ज्यादा होती है लड़ाई झगड़ा करने में, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ये संघर्ष में वही जीव जीतते हैं जिसमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं आनुवंशिकी होती हैं और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न होती हैं। सारी चीजें जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होती हैं हम सबके साथ, वही इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद में बताया। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने में समर्थ होते हैं। भाई यही सारी चीजें बताई गई है कि मनुष्य जो है वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है, ठीक है। अधिकांश जीव वृद्धि करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या के बीच क्या होता है, एक ही जात में अलग अलग जाति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष क्यों होता है, अपनी आवश्यकताओं के लिए होता है। वही जीव इसमें जीते हैं जो विभिन्नताओं, जो कुछ हटकर करते हैं, ठीक है। बस यही सब दिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राकृतिक वर्णवाद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन की लिस्ट में देखिए क्या है, रोग जनक क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब रोग जनक क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। रोग जनक का मतलब क्या होता है, जो रोग पैदा करते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है वाहक और एक होता है रोग जनक। रोग जनक वो होते हैं, देखिए रोग जनक मतलब रोग को जन्म देने वाला, ठीक है। तो रोग जनक नाम से स्पष्ट है। तो रोग जनक वे होते हैं जो रोग को उत्पन्न करते हैं, और वाहक वो होते हैं जो इस रोग जनक को लेकर जाते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए जैसे आपका कोई मच्छर है, ठीक है। मच्छर जो है वो किसी को काटता है, उसको हो गया मलेरिया भैया, ठीक है। तो मच्छर जो है, मच्छर के कारण नहीं होता मलेरिया, ऐसा मत सोचिए मच्छर सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका तो काम है रोग जनक को लेकर आना, आपके शरीर तक पहुंचाना। जो फैलाता है वो अलग होता है, ठीक है। रोग जनक अलग होता है। तो रोग जनक होते क्या है, इनका मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। रोग जनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। मतलब रोग जनक वो होते हैं जिनके कारण हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है, उनको रोग जनक बोलते हैं। इसमें विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी आदि आते हैं। मतलब रोग जनक में विषाणु भी हो सकते हैं, बहुत सारे रोग वायरस के कारण होते हैं, आपको पता होगा। बहुत सारे रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणु। बहुत सारे रोग फंगाई के कारण होते हैं, फंगाई के कारण दाद, खाद, खजली देखा होगा आपने। परजीवी आदि आते हैं। विषाणु के कारण बहुत बड़े बड़े रोग होते हैं, ठीक है। जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण भी बहुत सारे रोग होते हैं। बैक्टीरिया, अभी मैं आपसे कहूं कि भैया बैक्टीरिया हम लोग खाते भी हैं जीवाणु को, तो आप लोग कहेंगे सर जी ऐसा हो ही नहीं सकता, बट हम लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं, देखो दूध से जो दही बनता है, तो जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे। लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, वो लाभदायक होते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर जी दिखता तो है नहीं, दिखेगा नहीं, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी दिखेगा। और दिखेगा कब, या तो फिर आप दही को 8-10 दिन के लिए रख दें बाहर, देखेंगे जब वो थोड़ा खराब हो जाएगा तो वो जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो बड़े हो जाएंगे, वही कीड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो जब बहुत छोटे होते हैं आपको नहीं दिखेंगे, आप तो खा लेते होंगे, लेकिन जब बहुत बड़े हो जाते हैं तब आपको दिखेगा, ठीक है। अगर देखना है तो रख के देख लीजिएगा, बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये किसी भी जीव, लेकिन ऐसा मत समझिए कि अब दही खाना छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत लाभदायक है हमारे लिए, और जो उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये किसी भी जीव, पेड़ पौधे या अन्य सूक्ष्म जीवों को बीमार कर सकते हैं। जो रोग जनक होते हैं ये किसी भी जीव, जैसे हम लोग जीव हैं, ठीक है, बहुत सारे जानवर हैं, और पेड़ पौधे और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी ये बीमार कर देते हैं। देखते हैं पेड़ पौधे पे भी कहीं कहीं लग जाते हैं, ठीक है, फंजाई या कुछ लग जाते हैं तो वो भी पेड़ सूख जाता है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी हानिकारक होते हैं। मानव में जीवों के कारण होने वाले रोग को भी रोगजनक रोगों के रूप में जाना जाता है। मतलब मनुष्य में जीवों के कारण होने वाले रोग को भी रोगजनक रोगों के रूप में जाना जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में भी कभी कभी आता है। देखो
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में। देखो, निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। जैसे कहा है सहज, या इसको जन्मजात भी बोलते हैं, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, इसमें क्या अंतर होता है सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में? ये कई बार आ चुका है, हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का ही क्वेश्चन है। और प्रतिरक्षा तंत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम, लगभग उसी से कोरिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है। और खा वाला है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, दोनों अलग अलग आते हैं और ये दोनों एक में भी आ सकते हैं 5 नंबर में। तो सबसे पहले सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा को पढ़ लेते हैं। सहज का मतलब जन्मजात भी होता है। देखो, इधर सहज प्रतिरक्षा, इधर उपार्जित प्रतिरक्षा। देखो, सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, मतलब सहज प्रतिरक्षा जो है ये एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, और उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट होती है, ये विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। ये पहला अंतर है। दूसरा, यह जन्म के समय से मौजूद होती है। सहज प्रतिरक्षा जो है ये जन्म के समय से ही मौजूद होती है, क्योंकि इसको जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, मतलब जन्म से ही आपके अंदर मौजूद रहेगी। इसका अभिलक्षण स्मृत बी एवं टी कोशिकाएं हैं, मतलब उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है इसका जो अभिलक्षण है वो स्मृत बी एवं टी कोशिकाएं हैं। तीसरा डिफरेंस, सहज प्रतिरक्षा जो है ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है। मतलब जो सहज प्रतिरक्षा है ये हमारे शरीर में जो बाह्य कारक हैं, कोई भी रोगजनक आए उसके प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है। मतलब कोई भी रोगजनक आ रहा है तो ये प्रतिरक्षा उसको रोकेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी उसके रास्ते में, भैया मत आओ, ठीक है। जैसे शारीरिक रोध, कारकीय रोध, कोशिकीय रोध, साइटोकाइन रोध आदि, ठीक है। और ये उपार्जित प्रतिरक्षा जो है हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है, बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता का द्वितीयक अनुक्रिया होती है, ये स्मृत पर आधारित होती है, ठीक है। उदाहरण देखो सहज प्रतिरक्षा का, मानव में त्वचा रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश को रोकती है, ठीक है। मुंह की लार, आंखों के आंसू रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। और इसका उदाहरण है मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा। जैसे देखो, मान लीजिए एक बार किसी को चेचक हो गया, ये रोग है, ठीक है, किसी को हो गया, तो जब वो रोग होता है और बाद में सही हो जाता है तो क्या होता है, रोग होता है तो हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एंटीबॉडी बना लेती है उसके लिए, तो सही हो गया। अब फिर से जब वही रोगजनक आएगा, वही चेचक का रोगजनक आपके अंदर आएगा, तो जो एंटीबॉडी बनाया था हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने वो जो है पहले से ही पहचान लेगा, भैया ये वही है, उनके लिए पहले से ही दवा रखे रहेगा, ठीक है। तो ये पहचान लेती है, स्मृत पर आधारित होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जिसको एक बार चेचक हो गया उसको दोबारा चेचक नहीं होता, ठीक है। दूसरा देखिए सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखिए नाम से स्पष्ट है, सक्रिय निष्क्रिय। तो देखो सक्रिय एक्टिव, ठीक है, और इनएक्टिव। देखो फर्स्ट, जब व्यक्ति के शरीर, इधर सक्रिय प्रतिरक्षा इधर निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय में देखो, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी कि जब व्यक्ति के शरीर की जो अपनी कोशिकाएं हैं, जैसे हम व्यक्ति हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स से बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती है, एंटीबॉडी पैदा करती हैं, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाएगी। नाम से स्पष्ट है, सक्रिय। तो जैसे ही हमारे अंदर रोगाणु आएंगे तुरंत एंटीबॉडी पैदा हो जाएगी, इस प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे, ठीक है। निष्क्रिय में देखिए, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। देखो, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी, मतलब पहले से ही बने बनाए एंटीबॉडी रखे हुए हैं और वो ही हमारे शरीर को दे दिए जाते हैं रक्षा के लिए, तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी। मतलब एग्जाम्पल समझो, फर्स्ट देखो, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। समझ में आया। जैसे कोई लड़का है वो बहुत तेज है पढ़ने में, तो वो खुद पढ़कर खुद एग्जाम लिख रहा है, तो वो सक्रिय है। और निष्क्रिय में क्या होगा, वो इधर उधर ताक झाक कर रहा है, देख रहा है यार काश कोई बता देता है आंसर, ठीक है, नकल के बल पर है, ठीक, मतलब बने बनाए सब लिख रहा है, तो ये प्रतिरक्षा निष्क्रिय होगी। एक एग्जाम्पल। दूसरा सक्रिय प्रतिरक्षा, ये प्रतिरक्षी धीमी होती है, इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है।
ठीक है। और ये जो निष्क्रिय, क्योंकि भाई अधिक समय लगेगा, अच्छे कामों में अधिक समय लगता है, जैसे पढ़ने में अच्छा काफी समय लगता है तभी बच्चा तेज होता है, वैसे अगर खुद बनाना है प्रतिरक्षी तो भैया उसमें समय लगेगा। तो ये प्रतिरक्षी धीमी होती है, इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है, और ये जो है तुरंत राहत पहुंचाती है जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी, ठीक है। फिर सक्रिय में देखिए, इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, इससे शरीर को भले ही देर में बनेगा एंटीबॉडी, लेकिन इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा में। और इधर इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाई जो जल्दी वाला काम होता है वो अक्सर खराब होता है, जल्दबाजी का काम शैतान का। तो जितनी जल्दी एंटीबॉडी बनाता है उतना कम क्रियाशील भी रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सक्रिय में देखिए ये पूरे जीवन कार्य करती है, मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा जो है ये पूरे जीवन आजीवन कार्य करती है, ठीक है। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है ये इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। उदाहरण देखो, मानव में बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा ये पूरे जीवन काम करती है। उदाहरण, मानव में काली खांसी, टिटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोग से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। मतलब ये सब टीकाकरण पहले से बने बनाए एंटीबॉडी आपके अंदर इंजेक्शन द्वारा दे दिए जाते हैं, बस आप सही हो गए टनाटन, ठीक है। तो मानव में काली खांसी, देखो खांसी वांसी आती है 2-4 दिन रहती है, सही हो जाती है। टिटनेस हो गया किसी को, ठीक है, तो उसको भी क्या होगा, 1-2 दिन दवा ववा लेंगे सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रोग होता है, रोग आजीवन चलता रहता है और उसके प्रति जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है वो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारी दृष्टि से। तो ये आपका हो गया सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस क्या है, व्हाट इज बायोगैस, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल। मतलब बायोगैस मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो चैप्टर है इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बायोगैस क्या है, एक इसको हम ध्यान से समझेंगे। पहले, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। सूक्ष्म जीव का यूज हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी करते हैं। बायोगैस एक प्रकार से गैसों, यानी कि मुख्यतः इसमें मेनली मेथेन पाया जाता है, गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब बायोगैस जो है ये एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है, इसमें कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं, सबसे मेनली जो गैस है वो मेथेन होता है। तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत में भी किया जाता है। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होता है। गोबर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं। मतलब गोबर में जो है वो सेलुलोजीय व्युत्पन्न होते हैं। जैसे गाय जो है वो घास वास ज्यादा खाती है, ठीक है, गाय या भैंस हो तो घास खाएगी भैया, तो घास में सेलुलोज पाया जाता है, तो वो जो है सेलुलोजी भी उत्पन्न प्रचुर मात्रा में होंगे। अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है। गोबर का प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है। पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात है, वो क्या है कि गोबर के द्वारा लाइट भी उत्पन्न कर देते थे लोग, ठीक है। कैसे, मतलब गोबर है, मैंने कहा कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत में भी किया जाता है। गोबर के द्वारा जो है वो क्या भूल गए नाम हम, ठीक है, वो बना देते थे, ठीक है, गोबर गैस, तो वो ऐसा नाम था कुछ, बायोगैस हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। गोबर में मुख्य रूप से मिथाइनोबैक्टीरियम पाया जाता है। मतलब गोबर में मुख्य रूप से मिथाइनोबैक्टीरियम पाया जाएगा जो मेथेन का उत्पादन करते हैं। मिथाइनोबैक्टीरियम जो है वो मेथेन का उत्पादन करते हैं। और गोबर गैस में क्या होता है कि उसमें गोबर को रख लिया जाता है, उससे लाइट वेट जलाया जाता है, थोड़ा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ऐसा मत समझिए कि बायोगैस जो है वो ऊर्जा का, सूक्ष्म जीव भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि मिथाइनोबैक्टीरियम पाया जाता है गोबर में, ठीक है, और ये मेथेन उत्पन्न करता है। बायोगैस संयंत्र का उपयोग मुख्य रूप से गांवों में खाना बनाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। गांव में पहले बायोगैस का यूज, अब तो गांव भी आगे चले गए, ठीक है, मेरा कहने मतलब है आगे का आई मीन्स है कि वो भी अब विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ठीक है। शहरों की तरह गांवों का भी माहौल बदल गया है। पहले क्या था, गोबर ओबर से लाइट वाइट जला देते थे, किसी तरह काम चलाते थे, अब तो लाइट ही लाइट है घर में, ठीक है। तो बायोगैस जो है संयंत्र का यूज मुख्य रूप से गांव में खाना बनाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है, ठीक है। गोबर काफी ज्यादा मतलब यूजफुल है गांव के लिए, ठीक, क्योंकि उससे खाना भी लोग बनाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये नेक्स्ट चैप्टर से है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक आपने सुना होगा। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। कई बार आ चुका एग्जाम में, तो प्रतिजैविक छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर में अक्सर आता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। देखो प्रतिजैविक क्या है, हमारे शरीर में
प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। मतलब हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। मतलब ये सूक्ष्म जीव को ही मारते भी हैं और इनका उत्पादन, इनको पैदा भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जहां से पैदा हुए उन्हीं को मार रहे हैं भाई। ठीक, इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। 2 प्रमुख प्रतिजैविक के नाम निम्न है। एक आपने सुना होगा पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम, जो फंजाई होता है कवक, इससे प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन एक हो गया। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, तो ये प्रतिजैविक के नाम है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, पेनिसिलिन का जो उत्पादन है वो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा किया जाता है और स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो उत्पादन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेगियस द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि समझ लीजिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर वाले मैंने 7-8 क्वेश्चन जो भी थे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैंने बताया। कोई पहला क्लास नहीं, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस पहले भी प्रोवाइड करा रखी है और आगे भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी। मैंने आपको 12th बायोलॉजी के 2 नंबर और 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस को बता दिया। इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना, ठीक है, अगर है आग लगाना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।